अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपोजिशन की साइड इन दिनों अजीब अजीब कांड हो रहे हैं, अपने ही अपनों का शिकार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? इमरान मसूद के बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का दूसरा बड़ा विकेट गिरा दिया है। कौन? रवि वर्मा, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव और कई बार के सांसद। वो 6 नवंबर को कांग्रेस में सम्मिलित होंगे। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिशन समाजवादी पे लगी हुई है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कैंप कर रहे हैं और बीजेपी को ये सब कुछ बहुत सूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की तो मन की इच्छा ही यही थी कि ऐसी स्थितियों का निर्माण हो और कमोबेश इनके आपसी झगड़े से ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में? आज इस डिबेट में हम समझेंगे कि इंडिया अलायंस में ये आपसी मुकाबला किस अंजाम तक पहुंचेगा। बहन भाइयों, रवि वर्मा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और तराई बेल्ट के आसपास के लोग और कुर्मी समाज के लोग रवि वर्मा के नाम से खासे वाकिफ़ हैं। बाल गोविंद वर्मा, उनकी माता उषा वर्मा और फिर रवि वर्मा और उनकी बेटी तो सांसद नहीं बन पाई, चुनाव लड़ी, लेकिन ये 10 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कितनी बार? 10 टाइम्स, 10 बार। और समाजवादी पार्टी की ये हैं फाउंडर मेंबर। पिछले काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी से रवि वर्मा थोड़ा अलग चल रहे थे, शांत थे, पार्टी की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है चुनाव के दृष्टिकोण से शांत हों, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी से ऑफिशियली आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में ज्वाइन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में कुर्मी समाज के बड़े नेता की ज्वाइनिंग, ओबीसी समाज के एक बड़े हिस्से की नेतृत्व करने वाले नेता की ज्वाइनिंग, ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने को मजबूत कर रही है, नुकसान चाहे किसका हो रहा हो। तो कांग्रेस क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में? अध्यक्ष अजय राय के हमले, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट न मिलना, केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बावजूद उत्तर प्रदेश के नेतृत्व द्वारा लगातार हमलावर होना और समाजवादी पार्टी में भी उनके नेताओं द्वारा अजय राय पर हमला करना, प्रियंका और सोनिया पर अटैक, ये लगातार जारी है। ये बताता है कि इंडिया गठबंधन में रिश्ते बड़े तल्ख हो गए हैं और इन दिनों जो कुछ भी बड़े नेताओं की पोचिंग हो रही है, उससे ये प्रश्न उभरता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां, तल्खी, तनाव, अलगाव और बिखराव, ये अलग रास्ते पर हैं। इस गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश में कम से कम ऑल इज नॉट वेल। तो इस रिश्ते की परिणति क्या होगी? अब जब पहल कांग्रेस कर रही है समाजवादी पार्टी के का शिकार करने के लिए, तो समाजवादी पार्टी के पास क्या विकल्प है? वो अपना बचाव कैसे करेगी? और ये स्टेप कैलकुलेट करिएगा। राजनीति में बहनों भाइयों टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 दिन पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी समाजवादी पार्टी की, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से ये बात कही गई थी। हालांकि बाद में उसका कई लोगों ने खंडन किया, लेकिन अखबारों में भी वो रिपोर्ट हुई थी बात कि समाजवादी पार्टी अलायंस के दलों को 15 सीटें ही सिर्फ लड़ने के लिए देगी, 65 वो अकेले लड़ेगी। यानी एक सीलिंग दे दी, भले ही अभी ऑफिशियली ने कहा हो, लेकिन एक सीलिंग दे दी कि सिर्फ 15 दे पाएंगे, बहुत फ्लेक्सिबल होंगे तो 2-4 और ले लो। यानी कांग्रेस को एक दायरे के भीतर सपा ने यूपी में करने की कोशिश की 3 दिन पहले। आज उसका काउंटर रिएक्शन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने उनके एक बड़े नेता को उठा लिया और अपने यहाँ ज्वाइन कराने जा रहे हैं 6 नवंबर को। अब जब 5 राज्यों के चुनाव हैं और इसके बाद जब इंडिया अलायंस बैठेगा और दोबारा से बातचीत शुरू होगी, क्या ये तल्खियाँ उस दूरी को बढ़ाएगी या फिर इनमें बातचीत होगी? अब ये 2 इनकाउंटर हुए, इसके बाद एक तीसरा स्टेटमेंट आ गया है। मैं इसलिए कहता हूँ ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिक्स में ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। अखिलेश यादव ने क्या कहा मध्य प्रदेश में आज?
कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है, हम समय रहते चेत गए वरना कहीं के नहीं रहते, और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कमलनाथ के नाम के आगे ही कमल लगा हुआ है और वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। यानी अखिलेश यादव कैंपेन किसके खिलाफ कर रहे हैं? वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ कर रहे हैं। तो ये तलखियाँ, रिश्ते ये बहुत ही रसातल में पहुँच चुके हैं। तो इंडिया अलायंस नाम की चीज़ सिर्फ एक शिष्टाचार की बात अपोजिशन के लिए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बची है, क्योंकि रवि वर्मा का लिया जाना कांग्रेस में यह समाजवादी पार्टी के लिए कोई छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। तो अब समाजवादी पार्टी इसका काउंटर कैसे करेगी, और आने वाले दिनों में इस तरह की पॉलिटिक्स और क्या होगी? अब ये जब दोनों लड़ रहे हैं तो बेनिफिट किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है। क्यों हो रहा है? बीएसपी तो पहले से कह रही हम अलग से लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं। अब सपा भी अलग लड़ेगी, कांग्रेस भी अलग लड़ेगी, तो फ़ायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। बीजेपी तो खुश है कि अच्छा ये सब आपस में मारकाट में जुटे हुए हैं। आप आज के कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों से बातचीत हुई और पता नहीं क्या और किस कारण वो बातचीत खत्म हो गई। जहां हमें गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा था, मैं तो कहूंगा कि अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अभी धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देता उनका दल तो हम कहीं के नहीं बचते। तो मैं इस समझ से बहुत आहत था, तो लेकिन जब मैंने देखा वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है तो फिर मैंने निर्णय लिया। मैंने बहुत समय दिया, मुझे लगता है कि इधर 2-3 महीना हो गया जब मैंने उनसे प्रयास किया कि वो इस तथ्यों का संज्ञान लें, पर्चियों को बदलें और पार्टी को जो है ठीक करें। पार्टी के अंदर बीमारी घुस रही है, तो मुझे लगता है कि अब समझेंगे, सुधारेंगे सबको। कहीं भी चुनाव हो किसी प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि दुनिया के देशों में माननीय मोदी जी का मान और सम्मान बढ़ाया। मोदी जी के कारण से दुनिया के देशों में भारत जगत गुरु, विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, किसी का पता भी नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वमान्य पार्टी है और जनता की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा की 80 ही सीटें जीतेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, अनिल यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार। बहुत शुक्रिया और आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल यादव जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं, आजकल सियासी शिकार साइकिल वालों पर ही हो रहा है, क्यों? ब्रजेश जी, देखिए ऐसा नहीं है और ये देखने का नजरिया है। वॉइस इको कर रही है, मतलब मेरे नजरिए में गड़बड़ी है। नहीं, वो आप उसे अगर देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ नहीं ऐसा हो रहा है, बल्कि राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा जब से यहाँ पर शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, एक ब्रजेश जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें प्लीज, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें। जी देखिए, हकीकत यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, तमाम जो जो राष्ट्रीय राजनीति भी करते हैं, जो अलग अलग पार्टीज हैं, उनके लोगों में भी एक धारणा बनी कि आज जनता में ये मैसेज है कि गरीब, पिछड़े, नौजवान और अल्पसंख्यक की लड़ाई यदि कोई लड़ सकता है संसद से लेकर सड़क तक, तो वो राहुल गांधी है। और ये बात सही है कि रवि प्रकाश वर्मा जी बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, न सिर्फ अपनी लोकसभा बल्कि आसपास लोकसभा पे भी प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये बात सपा तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सिर्फ सरकार के डर की जो आपसे दोस्ती करने आपके घर पे आया, आपने तो उसी का शिकार कर लिया। नहीं, ये देखने का नजरिया है। आप बताइए, हम मैं सवाल कर रहा हूं तो नजरिए पे सवाल। भैया, उनके घर से आज नेता उठाए ला रहे हो और मेरा नजरिए पे सवाल कर रहे हो।
देखिए ब्रजेश जी, यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी। और कांग्रेस जितनी नहीं तो ज्यादा क्या सपा में रह के रवि प्रकाश वर्मा बीजेपी को नहीं हरा पाते, वो कांग्रेस में रह के यूपी में बीजेपी को हराएंगे ऐसा? देखिए कई बार समीकरण होता है, और सिर्फ वहां की बात क्यों कर रहे हैं, पश्चिम में देख लीजिए, इमरान मसूद हो ना ना या ना, और गोल नेता। पोस्ट से निकलो नहीं, आप गोल पोस्ट पे रहो, पश्चिम मत जाओ। अभी खीरी पे अपन बात करेंगे। रवि प्रकाश वर्मा का शिकार क्यों किया आप लोगों ने? उनसे क्या लाभ लेना चाहते हैं? देखिए अगर हकीकत की बात की जाए तो मैं जाना नहीं चाह रहा था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपनी पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उन्होंने आंतरिक कारण बताए, और यदि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते, उनके कारण उनकी परेशानी सपा से थी, यदि वो बीजेपी में चले जाते तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का नुकसान होता, लेकिन वो कांग्रेस में आ गए तो इसलिए इंडिया गठबंधन का तो फायदा ही हुआ ना। तो मतलब आपने वो क्राइसिस को बचा लिया, एक तरह से एहसान किया आपने सपा पे, उनको ले लिया, वरना वो बीजेपी में चले जाते। अगर बीजेपी में चले जाते, इतने बड़े ओबीसी के नेता हैं, यदि बीजेपी में जाते तो निश्चित तौर पर राजनीति में नुकसान होता और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती। और क्या ऐसा करने से पहले तो आपने सहयोगी दल को, जिसके साथ आप अलायंस में हैं, उसको विश्वास में लिया कि भैया तुम्हारे यहाँ का एक सदस्य ऐसा ऐसा कर रहा है, वो बीजेपी न चला जाए, इसलिए आप इजाजत दे दो तो हम उसको अपने घर पे रख लें? देखिए राजनीति में ऐसे राजनीति नहीं होती कि हर चीज के लिए पूछा जाए ना पूछा जाए। अब बहुत सारी चीजें, मध्य प्रदेश में 46 प्रत्याशी उतार दिए अखिलेश जी ने, आज कई सारे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, तो हमसे तो नहीं पूछा उन्होंने। 46 जगहों पे आप मुझे बताइए, क्या 46 सीटों पर समाजवादी पार्टी वहां पर किस स्थिति में है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो नहीं, मैं नहीं जानता, वो आप बताओ किस पोजीशन पे। देखिए मैं समझता हूं कि सबको अपनी अपनी राजनीति करने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी राजनीति कर रही है, और जब तक इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है तो मुझे लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं। अब देखो, आपने पहले क्या कहा कि देखिए ब्रजेश जी, आपके नजरिए में फर्क है, और आप खुद कह रहे हैं कि वो पार्टी की आंतरिक कलह से परेशान थे, और मध्य प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी की हैसियत भी बता रहे हो, और आप मुझसे कह रहे हो आपका नजरिया सवाल का दूसरा है। ब्रजेश जी देखिए, जो दिल की बात है वो जुबान पे लाओ। अपने शब्द मेरी जबान से निकलवाना चाह रहे हैं, ये गलत बात है। मैंने बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने तो कहा कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, समाजवादी पार्टी का भीड़ का जो प्रत्याशी था आखिर दिन चला गया। यदि यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी होता तो और मजबूती से लड़ाई होती। तो आपको खबर है कि सपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया था कि 15 बस, और उसमें भी जयंत शामिल है, सब मिला के इससे अधिक पाने की आपकी उम्मीद नहीं है यूपी में? देखिए सपा का आंतरिक मामला है, अपनी आंतरिक बैठकों में अखिलेश जी कुछ भी कह दें तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये बात इंडिया गठबंधन के स्टैंड पे होती, जहां तमाम जो विपक्षी नेता हैं साथ बैठकर बात करते हैं, तब शायद इस बात पे चर्चा होती। अच्छा, ये जो करंट आप लगा रहे हो समाजवादी पार्टी को, ये डेली जो 440 वोल्ट का करंट उनको मारते हो, आगे भी इसको कंटिन्यू करोगे? ब्रजेश जी, करंट नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी गलत नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, और हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन आज भी इंटैक्ट है। किसी के घर से किसी को उठा ले जाओगे और कह रहे हो बुरा भी मत मानो, और उनसे दोस्ती भी किए हो, ये तो ज्यादा दर्द देने वाली बात है। नहीं ब्रजेश जी, फिर मैं वही कहूंगा और आप मुझे वापस कहेंगे। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और इसमें इंडिया गठबंधन तभी लड़ेगा जब सारे इकट्ठे होकर मजबूती से लड़ेंगे। तो भैया दूसरे के घर पे इस तरह करोगे तो कहां से गठबंधन मजबूत होगा? ब्रजेश जी, घर पे तो ऑलरेडी चल रहा था ना। रवि प्रकाश वर्मा जी की क्या चल रहा था घर में है, वो आप भी बेहतर जानते हैं। क्या? नहीं, मैं नहीं जानता, आपको बताना पड़ेगा क्या चल रहा था। समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, वो तो सार्वजनिक पटल पे चिट्ठी में कोई अलग से नहीं जानता, उन्होंने लिख के दिया कि भाई चीजें ऐसी चल रही हैं। और उन्होंने अभी कहा भी, उन्होंने तो ये भी कहा कि आदरणीय अखिलेश जी जो है, पुराने नेताजी ने जो नीतियां बनाई थी उनसे अलग चले गए हैं। तो उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं कांग्रेस में जाने की वजह से छोड़ रहा हूँ, तो परेशान थे वहां पर। अखिलेश जी का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है, और जो बीजेपी है वही अनिल यादव हैं, आपकी पार्टी मतलब। देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश जी की इस बात का मैं खंडन करता हूं पूरी तरह से, क्योंकि अगर अखिलेश जी इस बात को कहेंगे तो फिर सवाल ये उठेगा कि भाई
आपने पहले गठबंधन क्यों किया फिर कांग्रेस पार्टी से, अगर बीजेपी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही बीजेपी है? और मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार स्टेटमेंट मुझे लगता है कि वो शायद भावुकता में दे दिया हो, इस बात को मीन नहीं करते। मतलब उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप कह रहे हो कि भावुक होकर बयान दे दिया? नहीं, बिल्कुल 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 इस बात को मैं कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल दो छोर हैं। थैंक यू अनिल जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज तो आप मना रहे होंगे कि आपसे ज़्यादा सवाल ना हो। मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं, सीधे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। नाहिद जी, आपका शुक्रिया। एक और कांड कर दिया कांग्रेस ने आपके साथ, ये हो क्या रहा है? नहीं ब्रिजेश जी, आप ये समझे कि पीडीए की धुरी जो है समाजवादी पार्टी है। अब अगर आप रवि प्रकाश वर्मा की बात करें तो पीडीए समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। अब पीडीए समाज यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और देश के युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी ने रवि वर्मा जी को सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, यहाँ तक उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया 2019 में। ये सब करके पीडीए समाज का समाजवादी पार्टी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने मान सम्मान बढ़ाया। और ये तो अब इस तरह से उन्होंने छोड़ा है। हो सकता है कि उनको आभास हो गया हो कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने छोड़ा। तो ये एक तरह से उनके कौन समाज उनको के अपने लोग घर पे आक्रोशित शरण दे रहा है, हैं। ये नहीं देख रही हो? जी, उनको कौन अपने घर में शरण दे रहा है, ये देखा? नहीं, वो तो जहां जाए वो उनकी इच्छा। लेकिन आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी तो समुद्र है और पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का ये धुरी है। और अभी आप देखिए घोसी का उपचुनाव जो हुआ आपके उसमें भी मुंह तो पर यही उन्होंने हुआ कहा था। अनिल यादव ने कि आपकी कला है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, वो बीजेपी में न चले जाते इसलिए वो अपने घर पे रख लिए नहीं, हैं। आप- आपकी परेशानी आप क्या है? नहीं, परेशानी कोई नहीं है। मैंने तो आपको कहा कि तो हो अनिल को सकता है- जवाब दो ना, सामने नहीं, सामने हो दो। सकता है उनको आभास हो गया हो कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। अभी आप ये क्योंकि इलेक्शन के दौर पर वो छोड़ के जा रहे हैं ना। और अभी आप ये देखिए घोसी उपचुनाव जो हुआ, घोसी उपचुनाव में जो समाजवादी आपको पार्टी के बुरा लगा विधायक कि थे- वो कांग्रेस उन्हें ले गई अपने यहाँ? नहीं, आप बुरा और अच्छे लगने की बात ही नहीं है। अगर नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके समाज बहुत आक्रोशित है। पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज आक्रोशित है कि इतना मान सम्मान उनको मिला और उनको मिलने की वजह से पिछड़े दलित आदिवासी कांग्रेस से समाज आपके को मिला। रिश्ते और आप आज एहसान फरामोशी इस कर रहे हैं। हालत पे कैसे पहुंच गए? जी, कांग्रेस के साथ आपके रिश्ते इस हालत में कैसे पहुंच गए? नहीं, कोई ऐसे रिश्ते खराब नहीं हुआ। अभी कल ही आपके माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस ने धोखेबाज पार्टी है और देखिए, वो कमलनाथ मध्य जिनके प्रदेश- नाम में ही कमल लगा हुआ है। वो तो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे ओके। हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वहाँ की आप लड़ेंगे, बात यहाँ समझे। दोस्ती। उत्तर प्रदेश की आप बात समझे कि अभी देवबंद गए थे युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी कल, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं उनका हमेशा सम्मान करती है और उनको कभी निराश पर मुझे नहीं एक बात करती और बताइए, आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। ये और जो राज्य की कार्यकारिणी की बैठक की आप बात कर रहे हैं ब्रिजेश जी, बार बार आप बात करें, जो स्टेट कमेटी की जो मीटिंग हुई है परसों, उसमें मैं भी मौजूद थी। आप देख ले, मैं फ्रंट रो में बैठी हूँ, आगे बैठी हूँ, मैं थी वहां पे उपस्थित। आप ये इसीलिए तो समझिए- बुलाए हैं आपको। नहीं, शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उस मीटिंग में, चूंकि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उस मीटिंग में तमाम वरिष्ठ नेता थे, वो अपना सुझाव दे रहे थे कि पार्टी को कितनी सीट्स पे लड़ना चाहिए और कैसे लड़ना चाहिए, तो ये सुझाव दे रहे थे। ये बीजेपी नहीं है कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र नहीं, और जब एक बहुत बुजुर्ग नेता और ये आ जो जाते हैं कांग्रेस इनकी ने आपके मीटिंग में- यहाँ शिकार किया है, एक सेकंड जो शिकार किया है आपको कोई बुरा नहीं लगा? नहीं, बात शिकार और ना शिकार की नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी कोई बीजेपी थोड़ी है कि बीजेपी किस में मोड़ पे ले जाके कांग्रेस ने बीजेपी आपको खड़ा कर दिया अरे कि आप कोई विरोध भी ऐसी- नहीं कर पा रहे? मैं तो आपको बता रही हूँ कि बीजेपी की जो मीटिंग होती है उसमें जी। जब उनके बहुत बुजुर्ग नेता आ जाते हैं तो बीजेपी के लोग तो नेता बोल ही नहीं सकते, उनको तो चुपचाप बहुत शुक्रिया बैठ के आपका। मैं सुनना हीरो पड़ता है। वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं, डिबेट के दूसरे चरण में आपको स्थान देंगे, आप बोलिएगा तब। हीरो वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। ये कंडीशन और ये सिचुएशन आपको तो बड़ा सूट कर रही है, आज तो आप बहुत खुश होंगे कि ये सब आपस में झंझट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है लगातार कि जो भी हर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के मोर्चे, इस तरह के गठबंधन बनते रहते हैं और वो चुनाव से पहले कहते हैं हम साथ साथ हैं, और चुनाव आते आते ये स्लोगन बदल जाता है हम 7-8 हैं। सिर्फ अखिलेश जी ही नहीं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। और अगर जिस तरह से हमारी बहन बता रही कि यहाँ नहीं है, उन्होंने वहाँ धोखेबाज मध्य प्रदेश में कहा है, यहाँ धोखेबाज नहीं कहा है, तो मुझे लगता है ये अपने को सेव करने के एक तरह से बचत कर रही है और कुछ नहीं।
जो दरारें हैं वो सामने हैं, दोनों के विचार सामने हैं, अवसरवादी पार्टियां हैं, केवल चुनाव की वजह से साथ साथ हुए थे, अब नहीं दाल गलती दिख रही है उनको मध्य प्रदेश में, इनको उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग तोड़फोड़ एक दूसरे के यहां मचाने में लगे हैं। वहां भी कांग्रेस में लड़ाई है, कमलनाथ तो दिग्विजय की, दिग्विजय जी ने अखिलेश को सह दे के वहां प्रत्याशी खड़े करा दिए। यहां अलग तरह की कलह है कांग्रेस की, अजय राय जी ने यहां तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और अखिलेश जी को कहना शुरू कर। जनता जनार्दन है, वो देख रही है कि चुनाव के पहले क्या क्या था, क्या कहा था और क्या होने लगा। ऐसे लोगों को नेतृत्व देने से क्या होगा, सरकार कैसे चलेंगी, कैसे, मुझे लगता है जनता ने अपना मन बना लिया। 2024 के पहले ये जो नूरा कुश्ती सब दलों में होनी शुरू हुई है, जनता इसकी गवाह बन रही है और 2024 में अपना वोट सही जगह, सही नेतृत्व को, जो देश को सही राह पे चला सकता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को देने के लिए मन बनाने को तैयार हो गई है। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, इमरान मसूद पश्चिम में और अब रुहेलखंड एरिया में OBC समाज के दूसरे बड़े नेता, फाउंडर मेंबर रवि प्रकाश वर्मा, उनके पिताजी सांसद थे, उनकी माता सांसद थी, खुद ये कई बार MP थे, इनकी बेटी भी चुनाव लड़ी और कांग्रेस इनको ले गई समाजवादी पार्टी से। ये सर किस तरह का रिश्ता है और ये रिश्ता कहलाता क्या है? आप लोगों ने कोई ऑब्जर्वेशन किया इस पर? सर हम तो ऑब्जर्वेशन ही करने के लिए पैदा हुए और कर क्या रहे हैं। ऐसा ना बोलो, मैं तो बहुत इज्जत देता हूँ। आपने एक बात पे गौर नहीं किया, कांग्रेस के प्रवक्ता जी महान, माशाल्लाह से इतने बेहतरीन प्रवक्ता, उन्होंने आपसे कहा कि रवि प्रकाश वर्मा पार्टी की अंतर कलह से परेशान थे, हम न लेते तो वो बीजेपी में चले जाते। सुना होगा आपने भी? हाँ, सुना है। उन्होंने, कांग्रेस प्रवक्ता ने पहले ही कह दिया कि रवि प्रकाश वर्मा कैरेक्टरलेस नेता है, मतलब कोई ठौर ठिकाना ही नहीं इनका। जिस आदमी का कैरेक्टर कोई नहीं है, जिसकी आइडियोलॉजी नहीं है कि तुम ये लोगों तो बीजेपी में चले जाएंगे, सर ये अपने नेता को पहले ही कैरेक्टरलेस बताए दे रहे हैं जिसको ये ले रहे हैं। अभी तो वीडियो रवि प्रकाश वर्मा जी को दिखाना चाहिए कि साहब कांग्रेस जो है वो कह रही है कि आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल आपका कैरियर नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात सर, 2024 का चुनाव बहुत टफ चुनाव है। कांग्रेस के बारे में एक बात बोल दूं सर, कि जो लीडर्स कांग्रेस के भारत के सभी स्टेट में सारे लीडर्स को मैनेज करते थे स्टेट वाइज, वो खत्म हो गए। राजस्थान की लीडरशिप बेकाबू है, वो काबू में नहीं है राष्ट्रीय नेताओं के, राहुल जी के और प्रियंका जी के, वो बात ही नहीं सुनती इनकी। मध्य प्रदेश की लीडरशिप, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने गुट बना लिया और राहुल जी और प्रियंका जी को दबाव में ले लिया। मध्य प्रदेश की लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप की नहीं सुनती है। जो पंजाब में था, पंजाब की जो लीडरशिप कांग्रेस की थी, वो नेशनल लीडरशिप को कुछ समझती नहीं थी। तो राष्ट्रीय नेताओं के जो सलाहकार हैं, अब बड़े वाले सलाहकार तो सब चले गए, खत्म हो गए। अब वो जितने PA हैं वो सब अब करते हैं, चला रहे हैं। तो उन्होंने पंजाब में एक तजुर्बा करके देखा, कांग्रेस ही खत्म हो गई, कैप्टन साहब भी गए और कांग्रेस भी खत्म। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए गहलोत से कह रहे हैं पर्चा भरो, करें हम नहीं भरेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, वो सुन ही नहीं रहे। यही सेम कंडीशन मध्य प्रदेश में है सर। कांग्रेस नहीं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का मतलब कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर, और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ही कांग्रेस है। सर मैं कह रहा हूं आपसे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय नेतृत्व को किनारे कर दिया। वो कहते हैं कोई राष्ट्रीय नेतृत्व। सर लौटकर उत्तर प्रदेश आते हैं और ये आजकल अपने ही दोस्तों के सियासी शिकार क्यों किए जा रहे हैं? आप कुछ कारण समझ पाए कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है और समाजवादी पार्टी इतना बर्दाश्त क्यों कर रही है? देखिए, आपका शिकार तब होगा जब आप कमजोर होंगे, आप शिकार बन जाएंगे, तब आपका शिकार होगा। आप मेरी बात को समझिएगा। ये जो गठबंधन टूटा, ये जो गठबंधन में जो गाली गलौज चल रही है, बदतमीजियां चल रही हैं,
ब्रजेश भाई आप गवाह हैं इस बात के। मैंने इसकी फोरकास्ट पहले कर दी थी, आप इस बात को जानते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया था और बता भी दिया था। मैंने तो इस गठबंधन के बारे में बता दिया था कि ये होगा भी। मैं तो आज इस बात दर्शकों को बताओ फिर से कि ये साबित कर सकता गठबंधन हूं। किस अंजाम तक पहुंचेगा। नहीं सर, गठबंधन अंजाम तक यह पहुंचेगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपर हैंड थी। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी भूमिका को बांधकर समाजवादी पार्टी को अब छोटा कर दिया। पहले समाजवादी पार्टी उनको सीटें देने के लिए कह रही थी कि हम इतनी तुम्हें देंगे। कांग्रेस पार्टी इस कंडीशन में लाके खड़ा कर रही है समाजवादी पार्टी को कि कांग्रेस कहेगी तुम 10 सीटें ले लो हमसे। अब लड़ाई छोटे और बड़े की हो गई। सर ये मैं टीवी पे नहीं कह रहा हूं, खाली इस बात को मैंने समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं से कहा। सर आपको मजा बहुत आ रहा है, मैं देख रहा हूं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये लोग लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है सर। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि इन सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता से हट जाए। मेरी तमन्ना यह है, मेरी दुआ यह है, मेरी कोशिश ये है। लेकिन मसला यह है कि जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सारा खेल अभी आप ये 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, 1 जनवरी के बाद से पूरा का पूरा जो गठबंधन वाली राजनीति है इसका सिनेरियो बदल जाएगा। अभी आपको एक नई तरीके की राजनीति समझ में आएगी, दिखेगी आपको। शुक्रिया वकार साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आप डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। ब्रजेश जी आपका बहुत स्वागत है। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण में इंडिया अलायंस में आपसी मतभेद बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की राहें अलग होती दिख रही हैं और अब दोनों के एक दूसरे के यहाँ शिकार भी हो रहे हैं। कांग्रेस तो 2 विकेट इनका लेके चली गई और मध्य प्रदेश में इनके रिश्ते भी खराब। और बयान देख लें तो आज भी अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया। देखिए ब्रजेश जी, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे ये रहा है कि साहब सीटों का, जब अभी तक तो एक बैठकें चल रही थी कि साहब एक होके लड़ना है, मोदी को हराना है। लेकिन जब सीटों के बंटवारे का प्रश्न आ रहा धीरे धीरे, कांग्रेस इस बात से आशंकित है कि ऐसा ना हो हमें कम सीटों में समेट। और इस दौरान अखिलेश यादव के कुछ बयान भी आए, कहा कि मैं सीटें देने वाला हूं, मांगने वाला नहीं हूं। और उन्होंने कहा वही सीटें मांगिए जो जहां चुनाव जीत सके। कांग्रेस जो है लगातार उन तमाम नेताओं से संपर्क किए हुए है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका अपना जनाधार रहा है, कई इस बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये है कि साहब लोकसभा चुनाव में लोग राहुल को देख रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व को देख रहे हैं, ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं। उनको समझा दिया गया है ये बात बिल्कुल कांग्रेस को कि साहब इसमें तो सारा मुस्लिम आपके लिए बिल्कुल एकजुट है, दुआ कर रहा है कि साहब आप ही जीते, बस अब चुनाव आए, बस अब आपको वोट देने के लिए उतावला है। ये उनको बता दिया गया है। अब स्थिति ये हो रही है कि समाज वो चाह रहे हैं कि सपा को दबाव में ले लो। और एक आशंका भी है, आशंका ये है कि लालायत बहुत लोग हैं चुनाव लड़ने के कांग्रेस के अंदर। बहुत दिनों से लोकसभा का दरवाजा भी नहीं देखा बहुत लोगों ने, सोचते इस गठबंधन के मार्फत चुनाव जीत जाएं। तो वो जो है वो अपने लिए सीट मारते हैं। लेकिन ये आशंका की तलवार रात दिन उनको सोने नहीं देती कि पता नहीं अखिलेश सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो आप एक आवाज और सुन रहे होंगे बीच बीच में, वो आवाज बड़ी तेजी से उठती है जी कि बसपा से को भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर दिया जाए। हाँ सुनते हैं। और ये लोग जानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि बसपा आ जाएगी तो सपा वो हो जाएगी, अब बसपा से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। ये सारा चल रहा है। अब आप देखिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो धीरे धीरे अपनी एकजुटता बना रहे हैं और अपना एक गठजोड़ बना रहे हैं। वो अब ये उसमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें तेजस्वी यादव हैं, उसमें आप आदमी पार्टी है, उसमें उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी। आप नीतीश कुमार का बयान कांग्रेस जो कर रही है उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी, ये अनजाने में हो रहा है या फिर ये जो कुछ भी चल रहा है ये रणनीति का हिस्सा है? देखिए
ब्रजेश जी, मैं बताऊं आपको, मैं चुनावी दृष्टि से मेरे अनुभव रहे हैं इसमें। 2019 में जब मैं चुनाव का दौरा करने जा रहा था तो मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता मिल गए सचिवालय में। उन्होंने कहा, सुकुल महाराज कहाँ बड़ा बुरा फंस गया सपा बसपा। मैंने उनसे पूछा, कहना नहीं क्या देखना, सब कुछ साफ हो गया। हमने पूछा क्यों, क्या साफ हो गया? उन्होंने कहा कि बताइए, गठबंधन हुआ अब ऐसे समय किया जब प्रियंका जी बिल्कुल मैदान में कूद पड़ी हैं। अब कोई सुनने वाला कोई है नहीं। तो ये बातें कांग्रेस के दिमाग में भरी हुई हैं कि जो भारत यात्रा हुई है, जो तमाम ये प्रयास हुए हैं, उसका परिणाम आ रहा है। सारा मुस्लिम वर्ग तमाम जो भारत यात्रा से बहुत प्रभावित है, जो इंतजार कर रहा है वोट देने के लिए, तो ये कांग्रेस का अपना एक सोच है। उसे लगता है कि साहब बदलाव आ रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है जी, इसीलिए उन तमाम नेताओं को इकट्ठा किया जा रहा है। इसका एंड बेनिफिशियरी कौन है? क्या बीजेपी इनके इस आंतरिक कलह और आंतरिक रणनीतिक दांवपेच की वजह से बीजेपी के लिए रास्ता पहले के मुकाबले आसान होगा? देखिए, यदि समाजवादी पार्टी से अलग इस तरह के गठजोड़ किए गए तो फिर नुकसान होगा इसका। समाजवादी पार्टी अभी भी, मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूं अंदर जाके लोगों से बात करके, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अभी भी विपक्षी खेमे में अगुआ पार्टी है। यदि आप अलग राह चलने का प्रयास करेंगे तो परिणाम बता देंगे कि आपका जो आकलन था वो गलत था। तो फिर मुझे बताइए कि कांग्रेस इतना सियासी जोखिम क्यों मोल ले रही है? वो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता जी। ये मैं बहुत देखता रहा हूं, हर बार उन्हें तूफान नजर आता है, लेकिन तूफान उसी के पक्ष में होता है जो धरती पे काम करते हैं, जो गठजोड़ करते हैं, जो लोगों से मिलते हैं, जिनका जनाधार होता है, जिनका संगठन होता है। आपकी यात्राएं ठीक हैं, यात्रा ठीक है, लेकिन उसको जमीन में उतारने के लिए आपको और भी प्रयास करने होंगे। क्या ये जिस तरह के दूसरी पार्टी, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के लीडरशिप को आकर्षित करके कांग्रेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अनिल यादव ने बड़ी एग्रेसिवली वो बात रखी भी, क्या आपको लगता है कि इनका पूरा मकसद समाजवादी पार्टी को एक रिंग के भीतर घेर देने का है? देखिए, आप ये भले उस बसपा से आए हों इमरान मसूद, लेकिन ये क्या कांग्रेस नहीं जानती थी कि इमरान मसूद को लेकर के अखिलेश यादव काफी वो हैं। वो सहारनपुर सीट इमरान मसूद लड़ेंगे तो सहारनपुर सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये आपको मालूम होगा। तो क्या रवि वर्मा और उनके परिवार के लिए लखीमपुर खीरी की सीट अब अखिलेश यादव छोड़ेंगे? जो है रवि वर्मा, वो नाम है जो मुलायम सिंह जी के बहुत नजदीक हुआ करते, बहुत नजदीक। उनके पिता पूरा सब आप तो पहले बता चुके हैं। तो क्या नहीं, मैं जानता हूं, मुझे याद है कि वो बेनी प्रसाद वर्मा के विरोध के बावजूद वो रवि प्रकाश वर्मा को बड़ा तवज्जो देते थे, बगल में बिठाते थे अपने। वो बेनी प्रसाद वर्मा तो यहाँ के बाराबंकी के और बहराइच के थे, गोडा के थे। हाँ। रवि वर्मा का उधर बहुत प्रभाव है, रुहेलखंड में। करेक्ट। वो कुर्मी बेल्ट वहां से शुरू होती है, सीतापुर के आधे सीतापुर से शुरू होता है वो, और फिर लखीमपुर और पीलीभीत, बरेली, ये शाहजहांपुर, करेक्ट है, चला जाता है वहां पर। तो रवि वर्मा बड़ा चेहरा रहे हैं। और मान लीजिए कोई वो थी तो कांग्रेस में जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी बोले भले ना, लेकिन अखिलेश यादव को ये आहत जरूर करेगा ये बात। ऑल राइट, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव मेरे साथ मौजूद हैं। तो डिबेट में सबकी राय ये है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, उकसा रहे हैं अपने पार्टनर्स को। ब्रजेश जी, देखिए, अभी क्योंकि रवि प्रकाश जी की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर दूं कि वो पुराना कांग्रेसी परिवार है। उनके पिताजी कई बार सांसद रहे हैं कांग्रेस से, उनकी माताजी भी कांग्रेस में काफी लंबे समय रही हैं। तो निश्चित तौर पर उसे ये भी इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि उनकी घर वापसी हो गई है, और रहे तो वो ओवरऑल तो वो इंडिया गठबंधन का ही अलायंस है। अरे वो 80s में थे, फिर सपा जब जिस दिन समाजवादी पार्टी की बुनियाद पड़ी हजरतगंज में, लखनऊ में, वो फाउंडर मेंबर थे। अब आप उनको बता रहे हो घर वापसी करा लिया। नहीं, वो उन्होंने भी खुद भी कहा, आप उनसे स्टेटमेंट लेंगे तो वो भी यही बात कह रहे हैं। और क्या उनके पिताजी कांग्रेस से सांसद नहीं रहे? दशकों सांसद रहे। बोला मैंने, बोला उनके पिताजी का, माताजी का, सबका नाम लिया।
जी वो कांग्रेस से सांसद थे, तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि असीम वकार साहब ने कई सारी खराब बातें भी कही, देखिए इसे हम ऐसे ही बी टीम नहीं कहते, पूरा आपने मौका दिया, इन्होंने बुराई करी कांग्रेस की, पूरे टाइम इन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने की बातें की, लास्ट में कहा कि हम तो साहब चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए। तो ये इसी तरीके से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर करके बीजेपी को हराना चाहते हैं, और इसीलिए हम पर आसिम वकार ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा भाई आपने जिसको अभी ज्वाइन भी नहीं कराया, आने वाले हैं, आपने उनके चरित्र पर सवाल खुद ही उठा दिया। नहीं मैंने चरित्र बिल्कुल गलत बात है। मैंने ये कहा कि यदि वो भाजपा में जाते तो निश्चित तौर पर अगर यदि कोई बड़ा नेता, अगर मान लीजिए कल को कोई भी बड़ा नेता किसी दूसरी पार्टी में चला जाए और वो हमसे अलग है, तो निश्चित तौर पर हमारा नुकसान होगा। इसमें मैंने क्या गलत कहा? लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि सीधे कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया जा रहा है। देखिए इस तरह की भाषा मुझे तो लगता है कि आपको भी टोकना चाहिए था कि इतने बड़े नेता के लिए इतनी हल्की बातें करना। तो ये असीम वकार साहब क्योंकि कई बार डिबेट्स पे आते हैं, ये शोभा नहीं देता। और जहां तक बात है देखिए यूपी की, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही थी, उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी यही बात कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ब्रजेश मिश्रा जी क्यों चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई बात हो, कोई परेशानी हो। और जो भी बात है अखिलेश जी ने कही वो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कही, तो मुझे लगता है कि यूपी में तो बहुत बढ़िया, और देश में देखो ये आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे के यहाँ पत्थर फेंकेंगे, एक दूसरे के नेताओं का शिकार भी कर लेंगे, और हम डिबेट करेंगे तो कह रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है? यही बात है ना। देखिए ये देखिए अभी आपके सामने उन्होंने माना कि भाई इंडिया गठबंधन में कोई समस्या नहीं है। आपने कहा कि आपने सीटों की नंबर्स की बात की, उन्होंने कहा वो हमारी आंतरिक बैठक थी, लोगों ने सुझाव दिए, और हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी लड़े। तो जब उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी तो मुझे लगता है भाई, तो जो टॉप लीडर हैं आपके मध्य प्रदेश में, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है? कमलनाथ और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि जिनके नाम में ही कमल है और जो बीजेपी वही वो। अब इससे ज्यादा कोई स्पष्ट क्या बोलेगा? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में अभी अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट आया, कई अखबारों ने छापा भी उसे, क्या थोड़ा बोलिए। जहां अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा सपा के साथ चले जाए। तो क्या हम ये मान लें कि भाई कांग्रेस को वोट देने से अच्छा सपा के साथ चले जाए? वो मैं आपको क्लिप भी दिखा देता हूँ। नहीं मुझे क्या दिखा रहे हैं आप, ये तो इनको बताइएगा। आप बोलिए, मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ। हाँ, तो आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। जी तो उस पे ये सवाल हम इस पे ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि भाई सपा और बीजेपी मिली हुई है। अब सपा का एक प्रत्याशी आखिरी दिन पहले, एक दिन पहले बीजेपी में चला गया, तो उस पे हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई सपा ने उसको बीजेपी में भेजा। आप तो कह रहे हो, खुलेआम कह रहे हो। नहीं बिल्कुल आप तो दो स्टेटमेंट दिए ना कि अमित शाह ने ऐसा कहा, लेकिन देखिए हम तो नहीं कह रहे हैं, और फिर कह रहे हो देखो आखिरी दिन चला गया, हम तो नहीं कह रहे हैं। खुल के तो कह रहे हो। अखिलेश जी का आपने कहा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस और बीजेपी एक है, तो मैंने कहा कि इस तरीके से तो कोई भी बातें उठाई जा सकती हैं, उसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में आप बहुत जबरदस्त मतभेद होगा, यहाँ आप उनके पॉलिटिकल कोचिंग भी करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि गठबंधन सरकार मजबूत रहे। देखिए मध्य प्रदेश में एक सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और जब बीजेपी एक राज्य से बाहर होगी तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को और मजबूत। नाहिद लारी खान, तो मुझे आपको इनकी किसी बात पे आपत्ति है, या जितने भी बातें अनिल यादव ने कही उसको आप सहर्ष स्वीकार करती हैं? ब्रजेश जी, अगर आप मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सहित जितने भी स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा का पूर्णतः सफाया होगा, बुरी हार होगी। पंजाब का इतिहास दोहराएगी भाजपा, जहां पंजाब में 1% वोट और 1 सीट मिली, वही इतिहास मध्य प्रदेश सहित सारे स्टेट्स में अभी दोहराने जा रही है बीजेपी। और अगर आप बात करें कांग्रेस की, जो बातें कर रहे थे मेरे भाई हैं अनिल जी, देखिए वहां तो मध्य प्रदेश की तो ये स्थिति रही कि आधी कांग्रेस ही बीजेपी में शामिल हो गई थी। तो इसलिए मैं एक टाइम था, हाँ 23 एमएलए गए। जी तो इसलिए मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती। नहीं करिए। नहीं आप एक महत्वपूर्ण बात जो आप जो एक महत्वपूर्ण बात शुक्ला जी से पूछ रहे थे कि बीजेपी का रास्ता कैसा रहेगा अब जो इस तरह से हो रहा है। देखिए बीजेपी का रास्ता आपको स्पष्ट कर दे कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश उस पे कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि वो स्टेटमेंट आया था कि सपा वालों को सहयोग करो, तो मैंने अभी तो बताया आपको, वहां तो आधी कांग्रेस बीजेपी में चली गई थी। अब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए ना, आपसे मेरा अनुरोध है। देखिए
आप अभी बात कर रहे थे कि बीजेपी का रास्ता क्या, बीजेपी का रास्ता तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में कि बीजेपी का पूर्णतः सफाया होगा और उत्तर प्रदेश में पीडीए ही एनडीए को हराएगी। और आप ये समझे कि इस युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी से बीजेपी इतना थर्राई हुई और पीडीए से थर्राई हुई है, थर-थर कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने 16 अभी तो नवंबर आपके को सामने चैलेंज 16 कांग्रेस नवंबर वालों को का है। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है समाजवादी आप पार्टी उनकी की। भाषा देख रही हैं अनिल यादव की? कोई ऐसी भाषा नहीं, समाजवादी पार्टी की लड़ाई तो बीजेपी से है। बीजेपी की स्थिति आप देखिए कितनी दयनीय है कि 16 नवंबर को इन्होंने ओबीसी की मीटिंग कॉल की थी, अब वो मीटिंग स्थगित कर दी। स्पष्ट दिख रहा है कि ओबीसी समाज के लोगों ने मना कर दिया उस मीटिंग में आने के लिए, और दिल्ली में इनके बड़े नेता बैठक कर रहे हैं कि कैसे ओबीसी वर्ग को पहले आपका एक मुसलमान नेता ये उठा ले गए जाए। मैडम जी, पहले ही आपका एक मुसलमान नेता उठा ले गए। कौन सा मुसलमान नेता? इमरान मसूद। कौन इमरान? अच्छा, वो जो अच्छा, जिनको कौन इमरान अच्छा जिनको मसूद? बीएसपी से मुझे कोई प्रॉब्लम जिनको नहीं, आप निष्कासित किया गया था वही ना? हाँ, आपके जिनको यहाँ भी तो मायावती जी ने निष्कासित किया था बीएसपी से, उन्हीं की बात कर आपके रहे हैं। यहाँ भी तो थे। अरे तो इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस जो चौहान जी गए हैं, जो दारा सिंह चौहान घोसी के हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी से वो यदि एएमआईएम में चले जाए या किसी और पार्टी में चले जाए तो आप क्या कहेंगे? क्यों आपत्ति करेंगे? आप बिल्कुल सहर्ष उनकी बात स्वीकार नहीं, करेंगे। आप एक सेकंड मेरी बात तो सुने। अगर दारा सिंह चौहान बीजेपी से एएमआईएम में चले जाएं या किसी और पार्टी में चले जाएं तो अरे आप क्या उनको कहेंगे? क्यों परेशान कर रहे हो एमआईएम वाले को? वो बेचारे को कौन, कहेंगे? उनसे क्या मतलब है? या आप उनको कहेंगे बीजेपी के हैं? अभी आप उत्तराखंड की बात करिए तो उत्तराखंड का जो सरकार है, आधे ज्यादा मंत्रिमंडल जो तो कांग्रेस आसिम का है। वकार ने क्या कहा? कमजोर हो गए तो शिकार हो जाएगा आपका, शिकार कर रही है कांग्रेस। नहीं, कुछ नहीं, दिन बाद कमजोर- आपको कहेगी 10 कमजोर- सीट पे लड़ो। अरे आसिम वकार ने बोला ही बात। नहीं, वो जो कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में 94% पीडीए यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज केवल और केवल देश के युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश से पूरे 94% आपके साथ हैं और 6% सहयोगी दलों के साथ। नहीं, अभी देखिए घोसी का उपचुनाव हुआ, साजिश के तहत बीजेपी ने सपा के विधायक से इस्तीफा दिलाया और ठेका दे दिया 2 लोगों को कि वहां पर जिता दो बीजेपी को। लेकिन वहां 94% पीडीए सहित उस समाज के लोगों ने भी समाजवादी को वोट किया जिनको बीजेपी कहते हैं हमारे जेबी वोटर। तो आप ये समझे कि वो ट्रेलर था, मैं हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं। एक सेकंड और दीजिए, मैडम आप केवल एक इनफ सेकंड टाइम ले चुकी हैं। केवल एक सेकंड इनफ टाइम ले चुकी हैं। नहीं, आपसे विनम्र निवेदन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने वीक हैं, इतने उनको वीक कर रखा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार तो केवल और केवल मुख्यमंत्री का होता है। उनसे शक्तिशाली कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उनको आदेश दिया जाता है, दिल्ली बुलाया जाता है, वो तय करते हैं। मैं हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं हीरो कि कौन वाजपेयी जी, इनकी मंत्रिमंडल आंतरिक विस्तार कला, करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा मुद्दा है और इस सिचुएशन का लाभ आप कैसे उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक 24/7 काम करने वाली एक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम चुनाव दर चुनाव काम करते रहते हैं और चुनाव खत्म होता है उस दिन के बाद भी अपना काम करते हैं। हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है, हमारे पास नीति है, हमारे पास एक साफ नीयत है, जिससे लगातार पिछले 4 चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। और मैं मानता हूं कि 2024 के चुनाव में जो नूरा कुश्ती, जो खेल चल रहा है और जो एक दूसरे को बिगाड़ने बनाने के सहमात का खेल चल रहा है, जनता ये फिर देख चुकी है कि ये बनने जिस चीज़ को लेकर ये जनता के सामने जा रहे हैं, वहाँ केवल और केवल अपनी सीटें कैसे बढ़ जाएं, हम कैसे पावर सेंटर हो जाएं, इसके अलावा जनहित का कोई भी काम इनके सामने नहीं है। एक दूसरे को हराने की कोशिश अखिलेश जी ने वहाँ कैंडिडेट खड़े कर दिए कि कांग्रेस हार जाए तो मेरा उत्तर प्रदेश में मेरे आगे दब जाएगी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में उनके आदमी तोड़ लिए कि यहाँ कमजोर हो जाए तो मेरी सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी। लेकिन ये सारा गठजोड़ जनता देख रही कि ये तोड़ फोड़ में कर क्या रहे हैं। एक दूसरे पे दबाव बना के ज्यादा सीटें आ जाएं और हमारी राजनीति की दुकान थोड़ी बढ़ जाए, इसके अलावा सपा बसपा अगर अलग अलग लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये तो सिचुएशन आपको फेवरेबल है? आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप भी ये मानती है? देखिए ये हर सिचुएशन वो फेवरेबल है जहां बिना विचार के लोग एक दूसरे के साथ खड़े भी हो गए हैं तो वो जनहित में नहीं है ना। ये तो केवल 2 और 2 4 बनाकर केवल दिख रहे हैं आपस में भी 2 पर 2 और कई जगह वो 2 पर 2 दिख रहे हैं, 2 और 2 4 नहीं दिख रहे। तो यही मेरा मानना है कि जनता के सामने जिस तरह की कारगुजारियां आ रही हैं पार्टियों के द्वारा, अच्छा है प्रदेश स्तरीय चुनाव में आ गए। राष्ट्र एक बड़ी चीज है और पूरे विश्व में जो आदमी
प्रधानमंत्री बनता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर इस तरह की नूरा कुश्ती होने वाला व्यक्ति किसी तिकड़म के तहत ये कर रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि प्रदेश स्तर पे चुनाव, प्रदेश स्तर पे इन गठबंधनों की पोल, प्रदेश स्तर पे इनके नेतृत्व की चालबाजियां, तिकड़मबाजियां जनता के सामने आ चुकी हैं। आसिम बकार, आपके स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी आपत्ति है और उनका कहना आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आप ऐसे आपत्तिजनक बयान क्यों देते हैं? बयान कौन सा दिया मैंने, पहले ये आपने बताइए। उनके नेता के, आने वाले नेता के चरित्र पर सवाल उठाया। आप कौन होते हैं उनके नेता के उन्होंने खुद चरित्र उठा पर दिया सवाल सर। उठाने उन्होंने वाले? कहा हम ना लेते तो बीजेपी में चले जाते हैं। ये मैंने थोड़ी ना कहा था, ये प्रवक्ता जी को पहले तैयार होकर आना चाहिए जाते था। तो इतने बड़े क्या नेता बोलना अगर है? कहीं जाते तो कम्युनिटी का नुकसान होता है। तो मतलब आप मान रहे हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे जो क्या बात कर पार्टी रहे हैं आप? खुद मुझे कह रही लगता है कि कि ये बीजेपी में चले जाते हैं, तो उनके कैरेक्टर की क्या माना पीली जाए? सीट पे फिर अजय मिश्रा टेनी भारी बहुमत से जीतेंगे। सुनिए ओवैसी साहब अगर ओवैसी साहब यदि अगर बीजेपी सर, में बोलूं चले सर? गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहे एक आधा अनिल परसेंट मजबूत जी, होगी, आपको कहीं ना थोड़ा कहीं हर जगह पे मजबूत तो होगी। इतना संयम रखना चाहिए कि वो जब वो बोल रहे हैं तो नहीं, उनकी नहीं। बात सुन लें फिर जवाब दें। आप वकार साहब बोलें। आप जी जी जी। देखिए, मध्य प्रदेश में मैं प्रचार में नहीं हूं अभी, लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश जाता तो मैं मन से पूछता क्या कि पूछते? कमलनाथ जी ने जो अपने को कांग्रेस का भावी मुख्यमंत्री मान रहे हैं और उनको लगता है कांग्रेसियों को कि हम पूरे मध्य प्रदेश में 230 में सिर्फ 2 मुसलमान एमएलए की टिकट बांटकर और सारा मुसलमान वोट बटोर लेंगे। और वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े होकर कह रहे थे हमारी संख्या बताती है कि हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहने की क्या बात है? अगर उनकी हिम्मत है तो मेरे सामने एक बार मन से और कह दे कि हिंदू राष्ट्र है। मैं उनकी हैसियत देखना चाह रहा हूं, कितने बड़े वो नेता हैं और कितने बड़े वो हितैषी हैं। वकार साहब, जहां अगर आपकी एक सीट न हो, सिंधिया सब सीटों पे बीजेपी में जमानत ना गए जब्त हो होते, गई हो, सुनिए सर, वहां सिटिंग चीफ वो सुनिए सर, एक सुनिए चीफ सर, मिनिस्टेरियल अरे हमारी कैंडिडेट जमानत और छोड़िए आप। इतनी बड़ी पार्टी को आप हैसियत बता रहे हैं। मैं आपसे ऐसा क्या कह कह के रहा हूं, आप सर? अपने पर 4 उंगली उठा रहे मैं हैं। आपसे क्या कह रहा हूं? अरे सर बोलने तो दीजिए प्लीज सर, फ्लो मत तोड़ा कीजिए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में ना जाते तो गारंटी ले रहा हूं कमलनाथ चले गए होते। अगर शिवराज सिंह चौहान ना होते वहां पर तो कमलनाथ कब के बोरिया बिस्तर उड़ा के बीजेपी में चले गए होते। मैं कह तो रहा हूं, उन्होंने कहा था कि हमारी संख्या बताती कि हिंदू राष्ट्र है। एक बार फिर से कह के दिखाएं, कह के दिखाए तो एक बार मैं उनकी हिम्मत देखना चाह रहा हूं। नहीं, एक बार कि कह कौन दिया, से आपने हिंदू क्या राष्ट्र कर की बात लिया? कर रहे हैं वो? करके तो दिखाया एक बार, आपने क्या कर लिया? और मैं 2 ही गया तो टिकट था दिया, कांग्रेस कार्यालय, आपने सर। क्या कर लिया? मैं कांग्रेस कार्यालय गया था। आपकी सर हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप जाके वहां प्रचार कर पाए। आपको लोग सुनना नहीं चाहते हैं आपके नेता को, वहां पे आप प्रचार करके इतना डर दिखाइए। गए थे कि मैं आप तो प्रचार सवाल करके पूछने दिखाइए, गया मैं था। आपको चुनौती दे रहा हूं। इतना डर गए थे कि अंदर से ताला डाल दिया आपको था। मैं चुनौती दे रहा हूं, आप एमपी में सर, प्रचार सवाल करके नहीं हो रहा दिखाओ। है। सर सुनिए, अरे सुनिए सर, सुनिए मेरी सुनिए, अब आप आज ना बोलिए प्लीज। इनको लगता है कि मुसलमान आज वोट ना इनको बोल। देगा 2024 में। क्यों देगा आपको वोट? नहीं, क्यों देगा मुसलमान आपको वोट? आप मुसलमान को क्या दे रहे हैं? मुसलमान को आपने बेवकूफ समझ रखा है कि आपके कान में बैठ के आपके सलाहकारों ने कह दिया कि 2024 में मुसलमान आपकी तरफ आएगा और मुसलमान बीजेपी को हरा रहा है और मुसलमान जो है वो आपको वोट दे देगा। क्यों दे देगा वोट आपको? अभी आप इमरान मसूद की बात कर रहे थे। इमरान मसूद मुसलमानों के नेता नहीं हैं। सहारनपुर के नेता हो सकते हैं, विधानसभा या लोकसभा के नेता हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है उनके पास। वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बताइए मुझे कौन सी जगह पर इमरान मसूद ने मुसलमानों के मुद्दे उठाए? मैं पूछ रहा हूं, क्या इमरान मसूद में हिम्मत है? वो कमलनाथ से आंख में आंख डाल के पूछेंगे कि बताओ हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम? या राहुल गांधी के सामने खड़े होकर कहेंगे कि इस कमलनाथ के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? अगर वो उनमें हिम्मत है इस बात को बोलने की, तब मैं मानूंगा इमरान मसूद को कि हां ये मुसलमानों के नेता बनने के लायक हैं। नहीं है सर, इनमें हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में कोई भी मुसलमान नेता नहीं है, गुलाम है और नौकर हैं। ओके, अनिल यादव।
आपकी बारी, 20 सेकंड में इनकी बात का मैं तो रिप्लाई इनसे दे पूछ दो। रहा हूँ, ये हाँ, बैठे मैं हैं अनिल हमारे यादव को भाई, ले रहा हूँ। मैं- आप सर मैं तसल्ली से यादव सुनो, का- आपके वक्त अनिल इनसे खामोश कह थे, दीजिए, नहीं, आप अनिल को बोलने दीजिए इनसे प्लीज कह दीजिए, प्लीज। एक बार ये कह दे अपनी जबान से देखिए, कि आप उनकी बात सुनिए वकार साहब आपके प्लीज। हिसाब से थोड़ी अब आप सुनिए, बात करेंगे। तसल्ली से अनिल की बात सुनिए, बनेगा। तसल्ली से आपके अनिल की हिसाब बात से थोड़ी सुनिए। बात करेंगे। अनिल गो अहेड। देखिए, अभी मैं वसीम वकार साहब को, असीम वकार साहब को सुन रहा था, और देखिए एक तो भाषा शैली ऐसी है, कभी किसी पार्टी को कह रहे हैं कि इनके यहाँ नौकर होते हैं, कुछ होते हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ इस भाषा शैली में हम लोग डिबेट नहीं करते हैं, कांग्रेस के लोग तो नहीं करते हैं, और बाकी भाजपा का और इनकी बी टीम का मुझे नहीं पता। अभी ये हैसियत बताने की बात कर रहे थे कि मैं कमलनाथ की हैसियत बता दूंगा, मैं इमरान मसूद की हैसियत बता दूंगा। मैं इन पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जब जिस शरीर में ताकत नहीं होती ना, जिसके हाथ पैरों में दम नहीं होता, उसकी सिर्फ जबान चलती है, लबड़ 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 जबान चलती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके ना हाथ से कुछ होना है ना पैर से कुछ होना है। तो लबड़ लबड़ जबान चलाने से ना तो सामने वाले को कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपके कार्यालय आ जाइए, आप मेरे कार्यालय आइए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। लबड़ लबड़ देखो, उससे क्या होता है कि व्यक्ति को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, सुन ले आपकी उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं आपके मुख्य मुद्दे पे आता हूं। इंडिया अभी मैं राजी हूं आपके। नहीं, ये सब कैसी भाषा है भाई? हम लोग तर्कों से बात करें, शरीर से कोई बात नहीं होगी, तर्कों से बात होगी। अनिल जी गो अहेड। बेहुदा बात कर रहे हैं। ना गलत बात नहीं, वकार साहब प्लीज, ये देखिए, वकार साहब प्लीज, ना गलत बात है, गलत बात। एक दूसरे के सम्मान में कोई कमी मत करिए, बात पूरी रखिए। गुंडे पाल रखे हैं उसे, ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में गुंडे पाल रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको पता है कि इन पे कोई मुकदमा होगा लेकिन नहीं, किसी के घर में। आसिम वकार एक राजनीतिज्ञ है, उनको इस तरह के शब्द ना बोले आप। आसिम वकार एक नेता है। क्यों ना बोला जाए, जब ये हमें लगातार मैं उनको मना कर दिया, हमें शब्द बोल रहे हैं तो बोला जाएगा इनको भी। थैंक यू। इनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए तो बोल पा रहे हैं। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, उसकी हैसियत बता दूंगा। भाई आप क्या हैं? आप विधायक रहे हैं, आप सांसद रहे हैं, आप क्या हैं? आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, क्या हैं आप मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को हैसियत बता देंगे? सिर्फ ये क्योंकि आप ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पे मुकदमा नहीं होगा। अभी यही कोई विपक्ष के दल का नेता किसी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कुछ कह देगा तो उस पे मुकदमा हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा। इनको कौन सा प्रोटेक्शन हासिल है जो आप ऐसे बात कर रहे हैं? इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ना, तभी तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए क्या क्या दिखाए ऐसा कि मैं योगी आदित्यनाथ की हैसियत बता दूंगा। कुछ बुलवाइए इनसे, बुलवाइए, मैं देखता हूं। मैं कोई ऐसा थोड़ी मैं सबकी बेइज्जती करवाऊंगा। अब जाने दें, इस तरह बड़े नेताओं के लिए सबको सम्मान से पेश आना चाहिए। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबके लिए सम्मान करना। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। के लिए खराब बोला। पर्सनल ना होइए आप लोग, मेरे रिक्वेस्ट है आपसे। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश शुक्ला जी, 3 दिसंबर जिस दिन काउंटिंग होगी, सर वो पर्सनली होता है, जिसके पास तर्क नहीं होते वो ऐसी ही बातें करता है सर, नाराजगी की बात नहीं है। हैसियत वाला तर्क देखा। वकार साहब प्लीज, अनिल जी, आप दोनों बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया शांत हो जाएं। ब्रजेश जी बोलेंगे, ब्रजेश शुक्ला जी। ब्रजेश जी 3 दिसंबर के नतीजे तय करेंगे। सुनिए सर, कांग्रेस के बयान देखिए आप कि बाबरी मस्जिद हम बना के देंगे वापस, प्रधानमंत्री भारत सरकार कांग्रेस। अरे सर अब छोड़ें, आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं? ब्रजेश जी आप मुझे बताइए सर, क्या कांग्रेस 3 दिसंबर के नतीजों का इंतजार कर रही है? उसके बाद वो अलायंस पार्टनर्स के साथ गठबंधन में क्या सीट शेयरिंग होगी तब बात करेगी? नहीं, मुसलमान 3 दिसंबर तय करेगा। क्यों देगा मुसलमान? थैंक यू। हाँ वकार साहब शुक्रिया। ब्रजेश जी बोलिए। ब्रजेश जी, कांग्रेस इंतजार कर रही है जो 5 राज्यों चुनाव हो रहे हैं, और उसकी अपना विश्वास है, उसके नेताओं को ऐसा लगता है कि वो 4 राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, और उन्हें लगता है जब 4 राज्यों में जीत जाएंगे तो सारे अन्य दल, चाहे क्षेत्रीय दल हो, कोई दल हो, उसके छाते के नीचे आ जाएगा, और फिर वो अपने ढंग से कोई समझौता कर सकते हैं, और उनकी मान्यता भी काफी हो जाएगी, उनकी स्वीकार्यता भी हो जाएगी, और अपने ढंग से सीटों को बंटवारा भी कर सकेंगे, और ये साबित कर सकेंगे कि वो जो है उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब ये 3 दिसंबर के जो चुनाव परिणाम हैं वही तय कर देंगे कि कांग्रेस की स्वीकार्यता रहेगी या नहीं रहेगी। फिलहाल उसी का इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में निवेदन भी करता हूं कि एक दूसरे के प्रति हमें सम्मान और शिष्टाचार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। डिबेट को डिबेट के ही दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। और बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।